कल हम भारतीय संविधान में मूल अधिकारों की आवश्यकता पढ़ रहे थे। मूल अधिकारों की आवश्यकता क्यों पड़ी? आज हम भारतीय संविधान में मूल अधिकार पर विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखो मूल अधिकार हैं वो मूल संविधान में तो थे 7। कितने थे? 7। और वर्तमान में हैं 6। 44वां संविधान संशोधन 1978 और कई किताबों में आपको मिलता है 79, दोनों एक ही बात है ना। इसमें संपत्ति के अधिकार को हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। क्यों हटाया गया, इसलिए आप पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हो। राजाओं महाराजाओं को दिया जाने वाला जो विशेषाधिकार पीरियपर्स को समाप्त करने के लिए ऐसा किया था, या देश में सर्वांगीण विकास करने के लिए, कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए कारारोपण सिद्धांत स्थापित करने के लिए किया गया था। ये आप पढ़ चुके हो। अब देखो 6 अधिकार कौन कौन से हैं। नंबर 1 है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार है। नंबर 2 स्वतंत्रता का अधिकार। नंबर 3 शोषण के विरुद्ध अधिकार। नंबर 4 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। नंबर 5 शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। और नंबर 6 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये है अनुच्छेद 14 से 18 तक। ये है अनुच्छेद 19 से 22 तक। अनुच्छेद 23 व 24। अनुच्छेद 25 से 28। अनुच्छेद 29 और 30 और अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32। ये 6 प्रकार के मूल अधिकार हैं। यदि केवल ये पूछा जाए भारतीय संविधान में मूल अधिकार कितने हैं, नाम लिखिए, तो 2 नंबर का प्रश्न आ सकता है। 6 नाम लिखते ही आपके 2 में 2 नंबर पक्के। ठीक है, यदि इससे कुछ ज़्यादा पूछा जाता है, कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, और यहाँ भी विधि के समक्ष समानता। तो सबसे पहले हम अब एक एक को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे समानता के अधिकार को, है ना। किसके अधिकार को पढ़ेंगे भाई? पहला समानता का अधिकार। तो देखो समानता का अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद में, पहली बात तो आपको याद करनी है, अनुच्छेद 14 से 18 तक कौन सा अधिकार का उल्लेख किया गया है? समानता के अधिकार का उल्लेख किया गया है। भारत के सभी लोगों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय और अवसर की समानता स्थापित करने के लिए समानता का अधिकार दिया गया है ना। यानी सबसे पहले तो न्याय सब प्रकार की हो, उसमें किसी प्रकार का किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं हो। दूसरा अवसर की समानता, और विधि के समक्ष सब लोग समान हो, किसी भी जाति, धर्म, भाषा, संस्कृति, वर्ण, वर्ग, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर विभेद नहीं करना, समानता। तो समानता का अधिकार है, इसको आप निम्न बिंदुओं के माध्यम से पढ़ सकते हो। तो देखो सबसे पहले अनुच्छेद 14 के अनुसार, अनुच्छेद 14 के अनुसार 14 में क्या लिखा हुआ है? विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता मतलब इसका यह हुआ, कानून की नजर में सभी लोग समान हैं, किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, भाषा आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। कानून सबका सम्मान संरक्षण देगा, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी वर्ण और वर्ग का हो। विधि यानी कानून की नज़र में सब क्या है? बराबर है, चाहे पैसे वाला हो और चाहे गरीब हो।
कानून की नज़र में सभी लोग बराबर हैं, किसी के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। क्लियर? ये तो है अनुच्छेद किस में लिखा हुआ ये बात? अनुच्छेद 14 में। अब देखो अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 15 के अनुसार 15 में क्या लिखा हुआ है? 15 में लिखा हुआ धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा, वर्ग आदि के आधार पर विभेद को निषेध किया गया है। या यूं कहें जाति, धर्म, भाषा, संस्कृति, वर्ण, वर्ग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को क्या किया गया है? निषेध किया गया है। मतलब जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, भाषा के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं होगा। ये क्या किस में लिखा हुआ? अनुच्छेद 15 में लिखा हुआ है ना। अनुच्छेद 15 में क्या है? जाति, धर्म, भाषा, संस्कृति आदि के आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। मूल स्थान पर आप जैसे पूर्व समय में होटलों में प्रवेश निषेध था, सार्वजनिक जो कुएं हैं उनका प्रयोग किसी भी जाति का लोग कर सकता है। पहले उन पर क्या था? उनके निश्चित चुनिंदा कुएं थे, उन्हीं का वो उपयोग कर सकते थे निम्न जाति के लोगों को। इसलिए निम्न जाति के लोगों को भी मुख्य धारा में लाने के लिए भारतीय संविधान में जो ये अनुच्छेद जोड़ा है, जिसमें किसी जाति, धर्म, भाषा, संस्कृति, वर्ण, वर्ग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। सार्वजनिक होटलें हैं, सार्वजनिक कोई आपका रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है, बस है, इसके अलावा आप बात कर ले सार्वजनिक कुएं हैं, उनका नियंत्रण, उन पर यूज करने का जो अधिकार है सभी को क्या है? बराबर है। और यानी स्वतंत्रता से पूर्व क्या होता था? इनके साथ भेदभाव होता था, जाति के आधार पर भेदभाव होता था, इनको दंबित किया जाता था। अब सब लोगों को क्या बना दिया गया है? सम्मान बना दिया गया है। किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। यह बात किस अनुच्छेद में लिखी हुई है? अनुच्छेद 15 में। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन में अवसर की समानता, अनुच्छेद 16 के अनुसार, अनुच्छेद 16 के अनुसार लोक नियोजन में अवसर की समानता। लोक नियोजन का मतलब है भाई सरकारी नौकरी। लोक नियोजन का मतलब क्या है? सरकारी नौकरी, है ना। लोक नियोजन में अवसर की समानता से तात्पर्य है सरकारी नौकरी प्राप्त करने में सभी लोगों को समान माना गया है। केवल दो प्रावधान है। एक तो उस पद प्राप्त करने की, यानी वो नौकरी प्राप्त करने की आप में एबिलिटी, योग्यता होनी चाहिए। निश्चित योग्यता बताई गई है, जैसे मान लो 12वीं पास है तो 12वीं पास आप होने चाहिए, 10वीं पास है तो 10वीं पास योग्यता पूरी करनी हो, बीए, बीएससी, बीकॉम यानी स्नातक है तो स्नातक की उपाधि होनी चाहिए, स्नातकोत्तर है तो स्नातकोत्तर की उपाधि होनी चाहिए, प्रशासनिक शिविर उसमें लगा हुआ है, बीएड वगैरह, तो वो आपके पास होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, उसके कंपटीशन एग्जाम होंगे तो उस कंपटीशन एग्जाम को फाइट करने की आपके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए। एक बात तो ये रखी गई। दूसरी, जो समाज का निम्न वर्ग है, जो सदैव से दंबित रहा है, उस दंबित वर्ग को क्या दी गई है? छूट दी गई, आरक्षण दिया गया है, तो उसको हम लोक नियोजन में अवसर की समानता के आधार पर विभेद नहीं मानेंगे, क्योंकि उन लोगों ने पहले बहुत सारा शोषण सहन किया है, अब वो भी इस मुख्य धारा में आ जाए। इसलिए लोक नियोजन में जैसे अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है और विशेष पिछड़ा वर्ग है, अल्पसंख्यक है, उनको कुछ आरक्षण देकर मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया है, जिसके तहत हम कह सकते हैं लोक नियोजन में अवसर की समानता के आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं माना जाएगा। क्लियर? सरकारी नौकरी प्राप्त करने में सभी लोग समान हैं, किसी प्रकार का उनके साथ भेदभाव नहीं होगा। यह बात किस में लिखी हुई है? लोक नियोजन में अवसर की समानता अनुच्छेद 16 में। अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 17 में देखो क्या है? 17 के अनुसार अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है भैया। कई बार कंपटीशन में पूछा जाता है कि अस्पृश्यता का अंत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? तो अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया, अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया। अस्पृश्यता होती क्या है? अस्पृश्यता से तात्पर्य पहले जाति के आधार पर भेदभाव होता था। निम्न जाति के लोग यदि उच्च जाति के लोगों के पास में आ जाते, उनके स्पर्श हो जाते, तो अपने आप को लोग अछूत समझते थे, है ना।
उनको साथ बैठने की छूट नहीं थी, उनको खाने की छूट नहीं थी, वो किसी सार्वजनिक होटल में नहीं जा सकते थे, वो सार्वजनिक कुओं का प्रयोग नहीं कर सकते थे, वो रेलवे स्टेशन पर यात्रा बराबर में बैठकर यात्रा नहीं कर सकते थे, बस में बैठकर यात्रा नहीं कर सकते थे। यानी जब बड़े लोग जब आते थे तो उनको अपनी जो जगह है वो छोड़कर नीचे बैठना पड़ता था। उनको ये मिट्टी के बर्तन होते थे उसमें उनको, या पतले जो होती थी उनमें उनको चाय वगैरह पिलाई जाती थी। आज भी गांव में कुछ क्षेत्र जैसे हैं वहां पर उनके साथ भेदभाव होता है, वो पास नहीं बैठ सकते, एक पांत में नहीं बैठ सकते, उनको बाहर बैठाया जाता है क्या? आज भी होता है। तो ये है अस्पृश्यता। इस अस्पृश्यता को भारतीय संविधान में क्या कर दिया? समाप्त कर दिया गया है ना? किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 17 के तहत इस अस्पृश्यता को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। इसको मजबूत बनाने के लिए अस्पृश्यता निवारण, क्योंकि संविधान में लिखने से ये लागू नहीं हुआ, लिखने के बाद में इसको और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए 1955 में, है ना, 1955 में एक विधेयक बनाया गया, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम, है ना। 1955 में क्या बनाया? अस्पृश्यता निवारण अधिनियम और बनाया, ताकि अस्पृश्यता का आधार पर यदि उनके साथ कोई भेदभाव करता है तो ये लोग न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। इसके बाद में एक 1989 में एक और अस्पृश्यता निवारण अधिनियम को, जो पहले वाला 1955 था, उसको और ज्यादा कठोर बना दिया, और कठोर बनाकर यहां तक कह दिया कि यदि इनके विरुद्ध कोई जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करता है, मतलब उसकी कोई जाति है, उस जाति को यदि संबोधित करता है तो भी उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई होगी। यानी जाति के आधार पर किसी भी व्यक्ति को आप गाली गलौज नहीं कर सकते, जाति के आधार पर उनका नाम संबोधन नहीं कर सकते। इस मामले में अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद कौन से में? 17 में। अब है 18 अनुच्छेद, कौन सा बचा? 18 में उपाधियों का अंत किया गया है। अनुच्छेद 18 में किसका अंत किया गया भाई? देखो, अनुच्छेद 18 के अनुसार उपाधियों का अंत किया गया है, उपाधियों का अंत। अब देखो आप, उपाधियों का अंत का मतलब है, पहले देखो किसी व्यक्ति को उपाधि, जैसे सर की उपाधि दे दी, नाइटहुड की उपाधि दे दी, ऐसे व्यक्ति को देख देख के उपाधि दी जाती थी, नाम के आधार पर दी जाती है। जैसे ब्रिटेन है ना, ब्रिटेन का जो दूसरा सदन है, एक तो कॉमन सभा, दूसरी लॉर्ड सभा, तो लॉर्ड सभा है वो एक तरह से ये उपाधियों वाला ही है। हमारे यहाँ जो भी गवर्नर जनरल बनकर आते थे उनके नाम के आगे लॉर्ड लगा हुआ होता था, वो उपाधि थी, ठीक है। और उस दौरान भारत में भी बहुत सारी उपाधियां दी जाती थी। वर्तमान में भारत में सभी लोगों को क्या बना दिया गया? सम्मान बना दिया गया। किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी जाति, किसी भी धर्म, भाषा, वर्ण, वर्ग आदि के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा, और सभी को उपाधियां हैं वो समाप्त कर देगी। अब केवल 2 क्षेत्रों में आपको उपाधि मिल सकती है। कितने क्षेत्रों में? 2 क्षेत्रों में उपाधि मिलती है, बाकी पूरी तरह से उपाधियों का अंत कर दिया गया है। नंबर 1 तो है आप सेना में, नंबर 1 तो आप किस में उपाधि प्राप्त कर सकते हो? सेना में ब्रिगेडियर बन जाओ, कर्नल बन जाओ, लेफ्टिनेंट कर्नल बन जाओ, कमांडो बन जाओ, इसके क्षेत्र में आपको उपाधि मिलेगी, ठीक है। और दूसरी उपाधि आपको मिलेगी शिक्षा के क्षेत्र में, है ना। शिक्षा मतलब ये दोनों चीजें किसकी हैं? खुद पर डिपेंड करेंगी, किसी व्यक्ति को वैसे नहीं मिलेगी। सेना में भर्ती, मतलब सेना में उपाधि कब मिलेगी? जब आप सेना में भर्ती होगे। सामान्य आदमी को तो सेना में नहीं मिलेगी ना। उनके मान सम्मान को बढ़ाने के लिए उनको उपाधि दी गई है, और एजुकेशन खुद करेगा प्राप्त। आप 12वीं पास कर ली, 12वीं की आपको डिग्री मिल गई, आपने बीए पास कर ली, बीए की डिग्री मिल गई, और अधिस्नातक कर ली, डॉक्टरेट कर ली, या जो आप वकील बन गए, जो भी आप प्राप्त करोगे उसके आधार पर आपको क्या दी जाएगी? उपाधि दी जाएगी। इसके अलावा संपूर्ण प्रकार की उपाधियों का अंत कर दिया गया। किसी भी आधार पर किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह की उपाधि प्रदान नहीं की जाएगी। क्लियर? नंबर 2 है स्वतंत्रता का अधिकार। किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 19 से 22 तक, ठीक है। 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लेख है। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है। कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है? 6 प्रकार की। मूल संविधान में ये 7 थी, 19(1) क से लेकर 6 तक, उसमें से
44वें संविधान संशोधन 1976 में एक हटा दी च वाली संपत्ति संबंधी स्वतंत्रता, उसको वहीं जोड़ दिया 300 क में। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं 19(1) क के अनुसार, किस अनुच्छेद के अनुसार भाई? 19(1) क के अनुसार विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस में लिखी हुई है? अनुच्छेद 19(1) क। इसके मतलब यह हुआ कि आप अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हो, अपने विचारों की अभिव्यक्ति दे सकते हो। विचार अभिव्यक्ति का मतलब है अपने विचारों को आप व्यक्त कर सकते हो, है ना। लेकिन इस बात के साथ विचार व्यक्त करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? दूसरे लोगों को उस विचारों से किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं पहुंचे। यानी मूल अधिकार तो है आपका, मूल अधिकार के साथ ही साथ आपका ये कर्तव्य भी है, आपकी ये ड्यूटी भी बनती है कि हम जो विचार व्यक्त कर रहे हैं, हम जो कह रहे हैं, इससे कहीं किसी दूसरे व्यक्ति को कोई क्षति तो नहीं पहुंच रही है। तो देखो, भाषण के सभी अधिकारों को, भारत के सभी नागरिकों को विचार व्यक्त करना, भाषण देना व अन्य विचारों को प्रचार करना, जिसमें प्रेस की स्वतंत्रता भी निहित है। आप पूरे विचारों को व्यक्त कर सकते हो प्रेस के माध्यम से, सूचनाओं के माध्यम से, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से या अन्य प्रकार से अपने जो पास कोई साधन है उसके माध्यम से अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हो। लेकिन दो चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा आपको विचार व्यक्त करते समय। नंबर 1, आप ऐसे विचार व्यक्त नहीं कर सकते जिससे दूसरे व्यक्ति को किसी प्रकार की कोई क्षति पहुंचती है। क्लियर? दूसरे, आप देश की एकता और अखंडता को विभाजित करने वाले विचारों को व्यक्त नहीं कर सकते। आप तो मान लो विचार व्यक्त करोगे कि हम तो भारत के टुकड़े करेंगे, है ना, आंदोलन करेंगे और लोगों को देश के विभाजन या दूसरे व्यक्ति को गाली गलौज देंगे। कौन सुनेगा भाई तुम्हारी गाली गलौज? नहीं सुनेगा ना। तो पहली बात तो आप दूसरे को क्षति नहीं पहुंचा सकते। दूसरी बात, देश की एकता और अखंडता को विभाजित करने वाले किसी प्रकार के विचारों को आप व्यक्त नहीं कर सकते। यदि ऐसा करते हुए पाए गए तो पुलिस आपके घर आएगी, चूं चूं करती गाड़ी आएगी और आपको उठाकर ले जाएगी। ठीक है? इसलिए विचार व्यक्त करते समय इस बात को ध्यान में रखना है कि इस विचार व्यक्त से हमें दूसरे को किसी प्रकार की कोई क्षति तो नहीं पहुंच रही है। क्लियर? नंबर 2, 19(1) ख, 19(1) ख के अनुसार, 19(1) ख के अनुसार अस्त्र शस्त्र रहित शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता। अस्त्र शस्त्र, हथियार नहीं होने चाहिए, अस्त्र शस्त्र रहित शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता। यह है आपका दूसरा पॉइंट, है ना। यानी 19(1) ख में क्या लिखा हुआ है? अस्त्र शस्त्र रहित। अस्त्र शस्त्र का मतलब है हाथ में रखने वाले हथियार और फेंक कर मारने वाले हथियार। ठीक है ना। इन दोनों ही हथियारों से लेस रहकर, मतलब हथियार आपके पास नहीं होने चाहिए, आप किसी भी प्रकार के सम्मेलन, क्या होता है? संगठन, लोग इकट्ठे करना, है ना। लोग इकट्ठे करके आप किसी भी प्रकार के सम्मेलन को बुला सकते हैं, है ना। संगठन आप बना सकते हैं, किसी प्रकार का सम्मेलन बुला सकते हैं। सम्मेलन में आप उनके विचारों को व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन साथ शर्त वही है, एक तो दूसरे को क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए और एक देश की एकता और अखंडता विभाजित नहीं होनी चाहिए। क्लियर? ख वाली, किसी भी ये अस्त्र शस्त्र रहित शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता। 19(1) ग के अनुसार, 19(1) ग के अनुसार संघ और समुदाय बनाने की स्वतंत्रता। संघ एवं समुदाय, या इसको कह सकते हो संगठन बनाने की स्वतंत्रता। संघ और समुदाय बनाने की स्वतंत्रता। तो देखो इसमें आप इसके अनुसार नागरिक मिलकर अपना कोई भी संघ बना सकते हैं, जैसे मजदूरों ने बनाया मजदूर संघ, है ना। अध्यापक जो हैं सरकारी, उन्होंने अध्यापकों का एक संघ बना लिया।
प्राइवेट अध्यापकों ने प्राइवेट शिक्षक संघ बना लिया, इसके अलावा मजदूरों ने अपना संगठन बना लिया, रेलवे कर्मचारियों ने अपना संगठन बना लिया। तो आप किसी भी प्रकार का, ये किसान है, किसानों ने मजदूर संघ बना लिया, किसान संगठन बना लिया, आप किसी भी प्रकार के संगठन का निर्माण कर सकते हो। शर्त वही दोनों हैं। अगला है 19(1)(घ). 19(1)(घ) में है सर्वत्र आने जाने की स्वतंत्रता। 19(1)(घ) के अनुसार क्या है? सर्वत्र भ्रमण की स्वतंत्रता। स्वतंत्र भ्रमण, आप संपूर्ण देश का भ्रमण कर सकते हो, पूरे भारत का भ्रमण कर सकते हो। अब लॉकडाउन में आपको रोक लगाई, उसको छोड़ दो, बाकी आप पूरे भारत का कहीं भी आप जा सकते हो। अजमेर आप जा सकते हो, ब्यावर में आप पूरे में घूम सकते हो, सीकर आप घूम सकते हो। इसके अलावा छोड़ो कि भाई हम तो राजस्थान में नहीं, दूसरे में तो जम्मू कश्मीर चले जाओ घूमने के लिए, है ना। पूरे भारत का आप भ्रमण कर सकते हो, किसी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं, ठीक है। भारत के किसी भी भूभाग पर आप भ्रमण कर सकते हो। आपके जेब में चाहिए पैसे, बिना पैसे तो कैसे घूमोगे, है ना। पैसे चाहिए, केवल एक चीज है। क्लियर। अगला है 19(1)(अ). 19(1)(अ) के अनुसार, अड़े में क्या लिखा हुआ है भाई? 19(1)(अ) में आप भारत के किसी भी क्षेत्र में जाकर अपना निवास स्थान बना सकते हो, है ना। निवास स्थान की स्वतंत्रता 19(1)(अ) में क्या है? निवास की स्वतंत्रता, है ना। क्या है भाई? निवास की स्वतंत्रता। निवास की स्वतंत्रता। आप भारत के किसी भी भूभाग पर, आपको यह लगे कि भाई राजस्थान है, यहां धूप ज्यादा है, तो दूसरी जगह चले जाओ, वहां अपना मकान वगैरह पैसे से मकान, जमीन खरीदो, जमीन खरीद कर आप मकान बनाकर वहां रह सकते हो। आपका जो नाम है वहां की मतदाता सूची में लिखवा लो। मतलब भारत के किसी भी क्षेत्र पर, पहले जम्मू कश्मीर में नहीं रह सकते थे, अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर पर जाकर कोई दूसरा व्यक्ति जमीन नहीं खरीद सकता था। अब आप ये 35(a) हटा दिया गया, वहां से अनुच्छेद 370 वहां से हटा दिया गया, जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया केंद्र सरकार द्वारा। अब आप जम्मू कश्मीर में रहना चाहो कि भाई हम तो बर्फ में रहेंगे आराम से, इससे धूप में कौन जड़े, तो आप जम्मू कश्मीर में भी बिना किसी भेदभाव के जमीन जाकर वहां रहने का आपको पूरा अधिकार है। आप वहां जमीन जायदाद खरीद सकते हो और वहां पर रह सकते हो। अड़े के बाद में क्या आएगा भाई? च आएगा, है ना। अड़े के बाद में आएगा च। तो 19(1)(च) में कौन सी स्वतंत्रता थी? संपत्ति संबंधी स्वतंत्रता थी। इसलिए संपत्ति की संबंधी स्वतंत्रता को संविधान से 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया। और अगली और लास्ट स्वतंत्रता है 19(1)(6), छत्रियाड़ो, है ना। 19(1)(6) में वृत्ति एवं व्यापार की स्वतंत्रता। तो लास्ट देखो 19(1)(6), 19(1)(6) इसमें है वृत्ति एवं व्यापार की स्वतंत्रता। वृत्ति एवं व्यापार की स्वतंत्रता। अब देखो, वृत्ति एवं व्यापार की स्वतंत्रता की बात करें तो आप भारत के किसी भी भूभाग में या विदेश में जाकर किसी भी प्रकार का कोई भी, वृत्ति का मतलब है व्यापार, है ना। वृत्ति एवं व्यापार मतलब कोई या तो नौकरी कर सकते हो आप, उस नौकरी के लिए आप में योग्यता होनी चाहिए, या आप किसी भी प्रकार का कोई उद्योग स्थापित कर सकते हो, या कोई अन्य कार्य आप जो कर सकते हो। ऐसा वृत्ति एवं व्यापार, अपनी आजीविका चलाने के लिए आपको जो पैसे की आवश्यकता है उसको पूरा करने के लिए आप किसी भी प्रकार का वृत्ति एवं व्यवसाय कर सकते हो। इसके मामले में आप पूरी तरह से स्वतंत्र हो, किसी भी प्रकार का आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। वृत्ति एवं व्यापार के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह आपकी 19(1)(क) से लेकर 6 तक कितने प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख है भाई? 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख है। अब देखो 19 आप पढ़ चुके हैं, अनुच्छेद 20, 21 और 22, इसमें भी किसका उल्लेख है? स्वतंत्रता का उल्लेख है, जिसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।